गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी से पाठ 4 पढ़ेंगे, जो है संधि। संधि का अर्थ होता है ज्वाइनिंग, मतलब आपस में मेल करना। जानते हो संधि, आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या होते हैं, ठीक है, संधि का आपस में मेल किस प्रकार होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। मेल का अर्थ होता है जोड़ना, परंतु व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों के पास पास के वर्णों का परस्पर मेल। पास पास के वर्ण कौन कौन से होते हैं, दो शब्द हैं तो दोनों का पहले वाले का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले का प्रथम वर्ण, ठीक है। इस प्रकार से इन दोनों वर्णों का जो मेल होगा उससे जो विकार या जो परिवर्तन आएगा उसे ही हम संधि कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे देखिए, राम धन अवतार, रामा अवतार। राम का अ हमने पढ़ा वर्ण में पढ़ा था ना कि जो व्यंजन है वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। तो राम में किसका साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, और अवतार में अ। तो अ और अ मिलके क्या बन गया, आ। तो यहाँ पर नया शब्द क्या बन गया, रामा अवतार। क्लियर हुआ। तो यही जो क्रिया है ना, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को जोड़कर नया जो वर्ण बन रहा है, यही क्रिया क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। तो अब संधि की एक अच्छे से परिभाषा देख लीजिए। दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हुआ क्लियर, आया समझ में। दो समीपवर्ती का मतलब क्या होता है, पास पास में। वर्ण या ध्वनि मतलब अ आई, ठीक है ना, इनका जो मेल होता है उससे जो परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। अब संधि के कितने भेद होते हैं। वर्गों के योग में स्वर का स्वर से, व्यंजन का स्वर से, और या व्यंजन से और विसर्ग का स्वर से या व्यंजन में से किसी से भी योग हो सकता है। योग का मतलब जोड़ना। देखो, वर्णों का जो योग है वो स्वर का स्वर से भी हो सकता है, व्यंजन का स्वर से भी हो सकता है, और व्यंजन का व्यंजन से भी हो सकता है। इसी प्रकार विसर्ग का स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। इन सभी योग से आने वाला परिवर्तन या विकार निश्चित नियम के आधार पर होगा। ये नियम आपको पढ़ने होंगे, ये नियम आपको याद भी रखने होते हैं ताकि हम पता कर सकें कि किस नियम के आधार पर कौन सी संधि यहाँ पर आएगी। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए संधि के 3 भेद दिए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। क्या हुआ, देखो, वर्णों का जो योग होगा, हमने पढ़ा कि दो वर्णों के परस्पर योग से ही संधि अब बनेगी, उसमें जो विकार या परिवर्तन आएगा उसी को हम संधि कहेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से वर्णों का योग हो सकता है, स्वर का स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है, ठीक है। और व्यंजन का स्वर से भी हो सकता है, व्यंजन से भी हो सकता है। पहला तो स्वर का स्वर से होगा, फिर व्यंजन का स्वर और व्यंजन दोनों से होगा, और विसर्ग का भी स्वर और व्यंजन दोनों से होगा। हुआ क्लियर। तो इसके आधार पर इसके 3 भेद दिए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दो स्वरों के परस्पर मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा था ना, राम अवतार, तो अ और अ का दोनों स्वर है, अ भी स्वर है और अ भी स्वर है, उससे जो विकार हुआ कौन सा बना, आ बना, ये भी स्वर है। तो स्वर का स्वर से मेल हुआ, तो यहाँ पर ये कौन सी संधि हुई, स्वर संधि हुई। जैसे देखिए, विद्य प्लस अर्थी, विद्य यानी अ और अर्थी का अ, दोनों का अ मिलके क्या बना, आ बन गया। तो यहाँ पर क्या हुई, दो, मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दो स्वरों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये समझ में आया आपको। इसके बाद देखिए, जिन दो शब्दों या शब्दांशों के निकट आने पर संधि होती है उसमें पहले शब्द का अंतिम ध्वनि या वर्ण को
पूर्व ध्वनि कहते हैं और दूसरे या बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि या वर्ण को पर ध्वनि कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि राम का म का अ और अ का अ, यानी पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो पूर्व ध्वनि कहलाता है और जो दूसरे वाले शब्द का पहला जो शब्द है, पहली जो ध्वनि है वो पर ध्वनि कहलाती है। अब ये तो हमने स्वर संधि का भेद देखा। अब स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा गया है, यानी स्वर संधि भी 5 प्रकार की है। सबसे पहली है हमारी दीर्घ संधि। दो समान स्वर एक दूसरे के पश्चात आए तो दोनों मिलकर एक दीर्घ रूप हो जाते हैं। दीर्घ का आपने पढ़े हैं, दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर पढ़े हैं ना। तो दीर्घ स्वर यानी आ, बड़ी ई, ऊ, ठीक है, ओ, ऐ, है ना, औ और ऐ, ठीक है, ये है क्या है, दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पर सिर्फ आ का स्वर आएगा। दीर्घ में किसका स्वर आएगा, यहाँ पर आ का स्वर आएगा। ये तो सारे दीर्घ स्वर थे, लेकिन दीर्घ संधि में किसका स्वर आएगा, आ का स्वर आएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर देखो ए और ए मिलके क्या बन गया, आ बन गया। ए और आ मिलके भी आ बन गया और आ और अ मिलके भी आ बना और आ मिलके भी आ बना। मतलब अगर दोनों ह्रस्व स्वर है तो भी दीर्घ बनेगा, एक दीर्घ और एक ह्रस्व है तो भी दीर्घ बनेगा, एक दीर्घ और एक ह्रस्व है तो भी दीर्घ बनेगा, और दोनों दीर्घ हैं तो भी दीर्घ स्वर संधि बनेगी। आया समझ में? इसमें ई और ऊ भी है, ठीक है। इसमें क्या है, आ का तो आ गया, इसके बाद ई और ऊ भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी दीर्घ स्वर में आते हैं। जैसे दोनों छोटी ई है तो बड़ी ई बन जाएगी, एक छोटी ई और एक बड़ी ई है तो बड़ी ई बनेगी, और दोनों बड़ी ई है तो भी बड़ी ई। जैसे कवि प्लस इंद्र, कवि में छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है तो दोनों मिलकर क्या बन गया, कवींद्र, है ना, ठीक है। जैसे दोनों बड़ी, रजनी प्लस ईश, तो रजनी नी में बड़ी ई है और ई में भी बड़ी है तो रजनीश। क्लियर हुआ? इसी प्रकार दोनों छोटा ऊ है तो भी बड़ा ऊ बनेगा, दोनों बड़े ऊ हैं तो भी बड़ा ऊ बनेगा। यानी दीर्घ स्वर का निर्माण होगा, चाहे वह ह्रस्व स्वर हो चाहे ह्रस्व और दीर्घ स्वर हो। हुआ क्लियर दीर्घ स्वर का? इसके बाद है गुण संधि। गुण संधि में क्या आएगा, अ या आ के पश्चात ई या बड़ी ई आने पर दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। मतलब अगर पहला जो पूर्व ध्वनि है, पूर्व ध्वनि अगर ए या आ है, ठीक है, और पर ध्वनि ई या बड़ी ई है, तो दोनों का जब हम मेल करेंगे, दोनों को जब हम मिलाएंगे, परस्पर मेल करेंगे, तो वो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे देव का अ और इंद्र का ई, तो अ और ई मिलकर क्या बन गया, देवेंद्र। एक ही मात्रा आ गई इसमें, ठीक है ना। हुआ क्लियर? इसी प्रकार महा प्लस उदय, महा में आ और उदय में उ, तो महोदय। मतलब अलग अलग नियम है इसके। ए और आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो वो ओ बन जाएगा, और ए या आ के बाद अर है तो वो ऋषि बन जाएगा। आया समझ में? ये जो नियम है ये आपको याद करने हैं। जैसे अ या आ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा, ए या आ के बाद ऊ आएगा तो वो ओ बनेगा, और ए या आ के बाद अर आएगा तो वो री बनेगा। आएगा किसके बाद? पहला जो पूर्व ध्वनि जो है वो तो ए या आ ही रहेगी, लेकिन जो पर ध्वनि है वो बार बार बदल रही है। पहले ई आ रही है, फिर ऊ आ रही है और फिर अर आ रही है। हुआ क्लियर? दीर्घ में तो क्या होता कि चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उसका निर्माण किससे होगा? दीर्घ से ही होगा। और इसमें अ या आ के बाद ई, ऊ और अर आ रहा है तो उनका अपने अपने नियम के अनुसार परिवर्तन होना होगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि गुण संधि जो है उसमें एक मात्रा का ही उदय हो रहा है, मतलब एक ही मात्रा बन रही है। हो क्लियर? अब इसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, ए या आ से परे ए या ओ हो, ए हो तो वह मिलकर क्या बन जाता है, ऐ बन जाता है, यानी दो मात्रा।
पहले वाले में क्या था, ए या आ के बाद ई होगा तो वह ए बनेगा, ठीक है। अब वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि मतलब वृद्धि हो रही है, एक मात्रा की जगह कितनी मात्राएं आ रही हैं, 2 मात्राएं आ रही हैं। आया समझ में? पहले गुण संधि में 1 मात्रा आ रही थी, वृद्धि संधि में क्या होगी, 2 मात्राएं आएगी। जैसे सदा आ और एव में ए, तो क्या बन गया, सदैव, ए की मात्रा आ गई। हुआ क्लियर? ये हुआ हमारा वृद्धि संधि, यानी ये तो पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या है, ए या आ के पश्चात ओ या औ हो तो दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, औ का निर्माण करते हैं, यानी 2 मात्राएं आएगी। एक तो ए की मात्रा आएगी, इसमें क्या है, मात्राओं में वृद्धि हो रही है, इसलिए ये क्या है, वृद्धि संधि है। पहचान के लिए ये है कि गुण संधि में 1 मात्रा आएगी और वृद्धि संधि में 2 मात्राएं आएगी। हुआ क्लियर? इसके बाद देखिए यण संधि। यण संधि का नियम क्या कहता है कि ई या ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए। पहले तो हमें स्वर बताए जा रहे थे कि अ या आ के बाद ई या ई आएगा या ऊ आएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि ई या छोटी ई या बड़ी ई के पश्चात अगर कोई सा भी स्वर आ जाए तो उस ई या ई के स्थान पर य हो जाता है। आया समझ में? मतलब पूर्व ध्वनि ई है ना, ई या बड़ी ई होगी तो उसके जो पर ध्वनि है उस पर कोई सा भी स्वर हो आएगा स्वर ही, क्योंकि हम यहाँ पर किसका अध्ययन कर रहे हैं, स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं, तो आएगा तो स्वर ही। तो कोई सा भी स्वर आए तो उस ई या बड़ी ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अति प्लस अधिक, तो अति में ई है छोटी ई और अधिक में अ, ठीक है ना, तो क्या बन गया, य, अत्यधिक। अति का त और अ का क्या बन गया, य। क्लियर हुआ? ऐसे ही इति प्लस आदि, इति का इत्य और आदि का आ का य। हुआ समझ में? आया समझ में कि ई और ई के पश्चात अगर कोई भी भिन्न स्वर आए, ए अ उ कुछ भी आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, य में परिवर्तित हो जाएगा। अगला देखिए, उ या ऊ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो उस उ और ऊ के स्थान पर व हो जाता है। पहले ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो य बन जाएगा, और ऊ के स्थान पर कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो व बन जाएगा। हुआ क्लियर? इसके बाद री के पश्चात अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वो क्या, री की जगह क्या ले लेगा, र हो जाता है। समझ में आया आपको? अब देखिए अयादी संधि। अयादी संधि के भी कुछ नियम हैं। इसमें है, ए से परे कोई भिन्न स्वर आए तो वो ए अय में हो जाता है, और ऐ से परे कोई स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो वो आय में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद ओ से परे कोई भिन्न स्वर आए तो वो ओ की जगह अव में, और औ के भिन्न स्थान पर कोई भिन्न स्वर आए तो वो आव में परिवर्तित। मतलब अयादी संधि में 4 स्वर हैं, ए, ओ और औ, ठीक है। ए के स्थान पर क्या बन जाएगा, अय, और ऐ के स्थान पर आय, ठीक है, एक मात्रा की वृद्धि हो रही है ना। ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे ए वाला देखिए, एक ए वाला देखिए, ने प्लस अन, तो ने का ए और कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो वो क्या बन गया, नयन, अयन, ठीक है ना। ए का आएगा तो ने प्लस अक, तो नायक, ए का स्थान किसने ले लिया, आयक, आय ने ले लिया। हुआ क्लियर? ओ क्या है, जैसे पो प्लस अन, तो पो का ओ का क्या करते हैं, अव, तो पवन, ठीक है। ओ पो प्लस अक, पावक, है ना, आव का स्थान ले लेगा ना, ओ का स्थान कौन लेगा, आव ले लेगा। आया समझ में? ये हमने स्वर संधि के भेद देखे हैं। स्वर संधि क्या है, स्वर का स्वर से मेल, ठीक है ना, जिसमें हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा, गुण संधि के बारे में पढ़ा, है ना, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। आया समझ में? इनके सारे नियम आप अच्छे से पढ़ें और उन्हें याद करें। धन्यवाद।